हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 11 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई से ली गई है। और ये क्लास आपकी बीपीएससी परीक्षा साथ ही साथ यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रामबाण करंट अफेयर होता है। यहाँ पर देखा जाए तो 11 जुलाई की जो भी महत्वपूर्ण खबरें न्यूज पेपर में रही उनको अपने इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और खास बात यह है इस क्लास की, ये क्लास न सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में आपको मिल रही है, इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट इत्यादि इस क्लास पर आधारित आपको सब कुछ मिल जाती है। एक मासिक पैकेज हम लोग डिजाइन करके रखते हैं। उस मासिक पैकेज में देखा जाए तो जुलाई 2025 का मासिक पैकेज आपको ऐप पर मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 25 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पर मासिक पैकेज में आपको मिलती हैं तो देखा जाए, प्रतिदिन आपको वीडियो क्लास मिल जाती है, डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट मिलता है, डेली क्लास पीडीएफ और पीपीटी बाइलिंगुअल मिलती है। कंटेंट हमारा पूरा हिंदी और इंग्लिश में है, दोनों भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट होता है। यहाँ पर देखा जाए यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगी। और महीने के एंड में देखा जाए तो कंप्लीट पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलती है। बाइलिंगुअल टेस्ट होता है करंट अफेयर का फुल, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसको आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट आपको मिलता है और ये कंटेंट सिर्फ आप 25 रुपए में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे, या तो आप इस वीडियो के पिन कमेंट में देखिए, पिन कमेंट में एक लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा मैं आपको बताऊं तो आप सीधे सीधे जाइए गूगल पे या हमारे ऐप पर जाइएगा। ठीक है, आप घटना चक्र ऐप पर जाएंगे या घटना चक्र आप गूगल पे सर्च करेंगे, घटना चक्र सर्च करेंगे तो आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, होम पेज ओपन करिए और यहां आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए। वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले दिख जाएगा जुलाई महीने का करंट अफेयर, उस पर आप क्लिक करिए। और जुलाई महीने के करंट अफेयर पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं, पहला देखा जाए डेमो लगा हुआ है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख का जो करंट अफेयर कंप्लीट कराया गया था वो डेमो के तौर पर है। आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, टेस्ट लगा हुआ है, टेस्ट अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप ज्वाइन करना चाहें, आपको पसंद है तो कंटेंट ज्वाइन करिए। यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये सेल प्राइस दिख रहा है 25 रुपए। अगर आपके वॉलेट में कभी आपने किताब खरीदी है, कोई मैगजीन खरीदी है, जैसे दृष्टि मैगजीन ही आपने खरीद रखी हो, तो यहाँ ऊपर क्यूआर कोड दिया रहता है, लिखा है ना कैशबैक 50 रुपीज। ठीक है, तो इसको आप स्कैन करके अपने वॉलेट में कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर उसी कॉइन को अप्लाई कर देना। कॉइन का ऑप्शन रहेगा, अप्लाई कर देना, तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, ये 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। ये ना सिर्फ दृष्टि मैगजीन, आपके पास कोई भी घटना चक्र की किताब है वहां से आपको ये स्कैनर मिल जाएगा, वहां से आप स्कैन कर सकते हैं। 18 रुपए 75 पैसे में आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, बैच में एनरोल हो सकते हैं और ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, देना जरूरी होता है। और जो लोग पहले से ज्वाइन है वो जुलाई महीने का अपडेट कर लें। ठीक है, जुलाई महीने में एनरोल कर ले खुद को, क्योंकि परीक्षा के अंत में आते आते आप सबके साथ एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि सर करंट अफेयर तैयार नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी किताबें रंग बिरंगी आ जाती हैं। थोड़ा टेलीग्राम का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, हर लाखों ग्रुप में आप ऐड होंगे, हजारों ग्रुप में ऐड होंगे और वहां पर हजारों कंटेंट आता है। प्रतिदिन आप सोचते हैं कि आज ये पढ़ेंगे, फिर कल सोचते हैं ये पढ़ेंगे। उस मझधार में होता क्या है कि अंत तक आते आते आपको लगता है करंट अफेयर ही नहीं तैयार है। ठीक है, तो इसी वजह से ये करंट अफेयर की जो क्लास आती है बहुत लंबी क्लास नहीं होती, 20-25 मिनट की क्लास होती है। आप 2x पे देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास जो होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड की जाती है शाम को 7:30 बजे। ठीक है, प्रतिदिन शाम को ये रिकॉर्ड होती है 6 बजे तक और 7:30 भी अपलोड कर दी जाती है। तो डेली जो न्यूज़पेपर की खबरें होती है उसको यहाँ पर समाहित किया जाता है और ये कॉन्फिडेंस बूस्टर का भी काम करती है। जो लोग भी हमारे कोर्स में पहले से एनरोल है, फरवरी महीने से हमने कोर्स स्टार्ट किया था, जो लोग भी एनरोल है उनके मैसेजेस आज भी आते हैं कि सर करंट अफेयर की वजह से देखा जाए तो इस बार लग रहा है कि बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस पर, विश्व जनसंख्या दिवस। अब विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में इंपॉर्टेंट खबरें जो है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको जान लेते हैं। थीम क्या है वो भी जानेंगे। तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या जो थी वो 5 अरब का आंकड़ा पार कर गया था। ठीक है, कब, 11 जुलाई 1987 को, जिसे डे ऑफ 5 बिलियन के रूप में चिन्हित किया गया। डे ऑफ 5 बिलियन के रूप में चिन्हित किया गया। यहां देखा जाए इस ऐतिहासिक घटना ने वैश्विक जनसंख्या मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया और इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, याद रखना 11 जुलाई का दिन जो है ये 1989 में घोषित किया गया था विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में। आगे देखा जाए, इस दिन का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृत्व, स्वास्थ्य, मानवाधिकारों के मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ाना है। और थीम क्या है, इंपावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन द फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये इसका थीम है, लंबा सा थीम है लेकिन आप याद करिएगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
विश्व जनसंख्या दिवस का थीम परीक्षा में आपके PYQ में ये पहले पूछ चुका है। UPPCS ने PYQ में एक बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम पूछ लिया था, तो इस बार लंबा सा थीम है लेकिन आपको याद करना होगा ये थीम, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट टू इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये इसका थीम है। चलिए आगे देखें, बुल्गारिया जो है ये यूरो जोन में शामिल हो गया। इसने घोषणा की है कि ये यूरो जोन में शामिल हो जाएगा, और कब आधिकारिक रूप से ये सम्मिलित हो जाएगा इसने अभी तो देखा जाए, मान्यता इसको मिल गई है, मंजूरी दे दी गई है। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए तैयार है, जिससे वह यूरो जोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। कौन सा सदस्य? 21वां सदस्य बन जाएगा यूरो जोन का। और ये देखा जाए तो द हिंदू की खबर है, उस पर चर्चा करते हैं। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने 8 जुलाई 2025 को इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इससे बुल्गारिया की आर्थिक स्थिरता में सुधार होने की उम्मीद है। देखा जाए बुल्गारिया जो है ये 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने पर यूरो की अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने का इसने वादा किया था, लेकिन 2007 में सम्मिलित तो हुआ लेकिन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा नहीं बनाया था। ठीक है, लटका के रखा था, और कुछ उसकी राजनीतिक अस्थिरता भी थी बुल्गारिया की। आपको यहां आपके लिए एक सवाल है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है ये आपको बताना है कमेंट में, ये आप कमेंट करके बताइए बुल्गारिया की राजधानी क्या है। चलो अगली खबर देखें, चिंथा रविंद्रन पुरस्कार। अब चिंथा रविंद्रन पुरस्कार जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, अवार्ड है, अवार्ड का सेक्शन इंपॉर्टेंट है ही। यहां देखा जाए लेखक शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 25 जुलाई को कोझीकोड में प्रदान किया जाएगा। कहां पर? कोझीकोड में प्रदान किया जाएगा। जो शरण कुमार लिम्बाले हैं इनके बारे में चर्चा करें तो शरण कुमार लिम्बाले के लेखन ने दलित साहित्य और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाई है। वे अपने कार्यों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष और अधिकारों की बात करते हैं। उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा देखा जाए तो अक्कार मासी। अक्कार मासी किसकी आत्मकथा है? अक्कार मासी देखा जाए तो ये शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है। ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट ये याद रख सकते हो कि इनको 2020 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। सरस्वती सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया है, मराठी लेखक है, और इनको 2020 का सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, मच्छरों से निपटेगी AI टेक्नोलॉजी। मच्छरों से निपटने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। चर्चा कर रहे तो यहां पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक स्मार्ट मच्छर निगरानी सिस्टम, स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलियंस सिस्टम SMOSS लॉन्च किया है। शॉर्ट में लिखा रहे SMOSS क्या है? तो ये स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलियंस सिस्टम है। ठीक है, देखा जाए ये मच्छरों की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकेगा, मच्छरों की एक्टिविटी को ट्रैक कर बीमारियों को फैलने के पहले ही रोकने में मदद प्रदान करेगा। SMOSS एक हाईटेक सिस्टम है जिसमें AI पावर्ड सेंसर, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस शामिल है। ये सिस्टम मच्छरों से जुड़े कई जानकारी इकट्ठा करता है, जो जैसे मच्छरों की प्रजाति कौन सी है, जहां मतलब मच्छर पनप रहे हैं तो मच्छरों की प्रजाति कौन सी है, मच्छर नर है या मादा है, किसी इलाके में कितने मच्छर मौजूद है, वहां की नमी और टेम्परेचर कितना है जिसमें मच्छर पनप सकते हैं, ये सारी चीजें यहां पर देखा जाए तो AI के माध्यम से पता चल जाएगा। और जैसे ही सारी चीजें पता चलती हैं उसके बाद क्या होगा कि सिस्टम जैसे ही लोकेशन पर मच्छरों की संख्या नॉर्मल से ज्यादा देखेगा वो तुरंत अलर्ट भेज देगा, नगर निगम को या नगर पालिका को अलर्ट भेज देगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद नगर निगम की टीम वहां जाकर फॉगिंग या स्प्रे करके मच्छरों को खत्म करती है। ठीक है, और ऐसा करने वाला देखा जाए तो AI का इस्तेमाल करने वाला, मच्छरों से निपटने के लिए AI से इस्तेमाल करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया। ठीक है, AI का इस्तेमाल करेगा। ठीक, तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मच्छरों से निदान के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। चलिए आगे बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। चर्चा कर ले तो भारत सरकार के डाक विभाग ने 6 जुलाई 2025 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह टिकट उनके शिक्षा, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के प्रति योगदान को सम्मानित करता है। ये जो डाक टिकट है ना, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है, उसको देखा जाए सम्मानित करता है। सम्मानित उनके जो राष्ट्रवाद की भावना है तथा शिक्षा क्रांति वगैरह में देखा जाए तो उनके जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको सम्मानित करता है।
महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जाने तो वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जो वर्तमान में बीजेपी का वैचारिक आधार है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र में कुलपति बने थे। सबसे कम उम्र में 1934 में देखा जाए तो कुलपति बने थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के। आगे देखें, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया था। कौन से मंत्री? उद्योग मंत्री। खाद्य मंत्री कहीं कहीं लिख जाए, वित्त मंत्री लिख जाए तो आपको अडिग रहना है उद्योग मंत्री पर, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो पहली उद्योग नीति आई थी ना, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही लाई गई थी। आगे देखें, एक महत्वपूर्ण पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इनको एकता का सूत्रधार भी माना जा रहा है। देखा जाए, इन्होंने एक नारा दिया था, कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए संघर्ष किया और एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा का नारा दिया था। ठीक है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। जैसे आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जब अलग 370 एक्टिवेट था जब तक, ठीक है, अब तो खत्म हो चुका है, जब तक एक्टिवेट था तो जम्मू कश्मीर में दो ध्वज भी होते थे, दो कानून चलता था, उनका संविधान अलग, हमारा संविधान जो भारत में पूरे भारत में लागू है वो अलग। तो उसी चीज को लेकर इन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ये नारा किसने दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। ठीक है, तो यहां पर आप समझ गए 125वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 जुलाई 2025 को इनकी 125वीं जयंती सेलिब्रेट की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत होगा क्या कि राज्य के 65 लाख परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा, जो 2 अक्टूबर से प्रभावी होगी। मतलब जो यहां पर देखा जाए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना है, ये कब से प्रभावी होगी? तो ये 2 अक्टूबर से प्रभावी होगी, यानी गांधी जयंती के दिन से प्रभावी होगी। और यहां पर होगा क्या कि पंजाब राज्य के 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस जो इलाज है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, हर परिवार को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जो सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मान्य होगा। मतलब ये जो 10 लाख का यहाँ पर रखा गया है, दायरा रखा गया है कैशलेस इलाज का, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही होगा। ये सभी सरकारी और सूचीबद्ध अस्पताल, जो भी निजी अस्पताल होंगे, ठीक है, जो भी निजी अस्पताल है सूचीबद्ध है इसके तहत, वहां पर देखा जाए तो इस योजना का आप लाभ उठा सकेंगे। यहां चर्चा कर ले, इस योजना का लाभ सभी नागरिकों को मिलेगा, चाहे उनकी आयु, उम्र, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। इसके लिए केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी की आवश्यकता होगी। मतलब यहां पर कोई दायरा ही नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख से कम आए हैं तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं, 10 लाख से कम आए हैं तब आप इसका फायदा ले सकते हैं, या आप अमीर आदमी है तो इसका फायदा नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ड्यूरेशन वो नहीं रखा गया, बाउंडेशन नहीं है। यहां देखें तो इस योजना का लाभ सभी नागरिकों को मिलेगा जो पंजाब के नागरिक हैं, चाहे वह आयु, चाहे उनकी आय, उम्र, सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। और इसके लिए केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी की आवश्यकता होगी। देखें यहां पर तो इस योजना के लिए 2025-26 के बजट में 778 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फ्री बीस की तरह ही है, जब अगर जो कोई दायरा नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये भी फ्री बीस की तरह ही है, जैसे पंजाब सरकार की फ्री बीस की तरह ही होगा ये। ठीक है, चलो आगे देखें। अब उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को भी मिलेगी रैंकिंग। जो उड़ान प्रशिक्षण संस्थान होते हैं ना, उनकी भी अब रैंकिंग, जैसे विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की जाती है तो आपको पता चलता है ना कि कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है, किस संस्था में हमको एडमिशन लेना है। जैसे आईआईटी की रैंकिंग आई तो आईआईटी की रैंकिंग आई तो आईआईटी की भी रैंकिंग जारी की जाती है। आपने एग्जाम दिया AIEEE या जो भी एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद होता क्या है, आपने जेईई एडवांस दिया, आईआईटी आपको मिल रहा है, तो आप प्रेफर करेंगे कि कौन सा आईआईटी हमको लेना है, कौन सा प्रेफरेंस आपको डालना होता है कि किस आईआईटी में आप जाना चाहते हैं। अब वो जो प्रेफरेंस होता है आप रेटिंग के हिसाब से डालते हैं, रैंकिंग के हिसाब से डालते हैं। तो अब क्या होगा कि अब जो उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं है ना, उनको भी अब रैंकिंग जारी की जाएगी, उनकी भी रैंकिंग जारी की जाएगी, ताकि जो प्रशिक्षु हैं वो अच्छे संस्थानों में, मतलब जो जिनकी रैंकिंग अच्छी है, वहां पर एडमिशन लेने के लिए आराम से जा सके। यहां देखा जाए तो भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने घोषणा की है कि वह 1 अक्टूबर 2025 से देश भर के उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की रैंकिंग जारी करेंगे। ठीक है, उड़ान प्रशिक्षण
जो संगठन है उनकी रैंकिंग शुरू करेंगे और ये 1 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगा। एक चीज यहां पर जान लीजिए कि ये रैंकिंग साल भर में 2 बार जारी की जाएगी। पहला तो 1 अप्रैल को जारी की जाएगी, 1 अप्रैल को, और दूसरा संभवतः 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 1 अक्टूबर 2025 से यहां पर जितने भी उड़ान प्रशिक्षण संगठन है उनकी रैंकिंग जारी की जाएगी। होगा क्या इससे? इस पहल का उद्देश्य पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार करना है, जिससे प्रशिक्षु पायलटों को उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थान चुनने में सहायता मिलेगी। ठीक है, वही कि उपयुक्त प्रशिक्षण संस्थान कौन सी है जहां पर वो जाना चाहते तो उसके लिए सुविधा उनको मिलेगी। और इससे होगा क्या कि कंपटीशन भी बढ़ेगा, आपस में टॉप रैंक आने के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे जो गुणवत्ता है तथा पारदर्शिता है उसमें सुधार भी होगा। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य पायलट प्रशिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार लाना है। ठीक, जैसे आप जानते हैं अहमदाबाद में जो घटना हुई उसके बाद विभिन्न जांच एजेंसियां बैठी, फिर अपने अपने सबके प्रेडिक्शन थी क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या घटना रही, और उसके बाद देखा जाए तो विभिन्न सवाल भी उठे। ठीक, एयरलाइन के ऊपर सवाल उठा, साथ ही साथ अन्य जो संस्थाएं जुड़ी हुई उनके ऊपर भी सवाल उठे। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये रैंकिंग भी जारी की जाएगी, ताकि जो फेयर कंपटीशन होता है वो भी बढ़ावा मिले, और इससे क्या होगा कि गुणवत्ता और पारदर्शिता में भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना कि अब उड़ान प्रशिक्षण संस्थाओं को मिलेगी रैंकिंग, और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा, यानी डीजीसीए के द्वारा घोषित किया गया है। चलिए अगली खबर देखें, सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। अब ये सहेली स्मार्ट कार्ड योजना कहाँ की है? जो विभिन्न सरकारी योजनाएं होती हैं, विभिन्न स्टेट की योजनाएं होती हैं, आज आप देखें तो आपको मैंने 2 योजनाओं के बारे में बताया। एक पंजाब सरकार की योजना स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, और उसके बाद देखा जाए अगली कौन सी है योजना परियोजना, यहां पर देखें तो सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। अब इसके बारे में चर्चा कर ले तो दिल्ली सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत दिल्ली की 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं तथा ट्रांसजेंडर दिल्ली के जो परिवहन निगम है, डीटीसी है, और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, यह योजना 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। कब से लागू होगी ये याद रखना। पिछली योजना जो पंजाब सरकार की थी वो 2 अक्टूबर से, और ये 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। यहां देखा जाए यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया जाएगा, जिसमें कार्ड धारक का नाम और फोटो होगा। जो कार्ड जारी किया जाएगा उसमें नामधारक का फोटो और उसका नाम लिखा होगा। और ये सहेली स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? परीक्षा में डायरेक्टली पूछे तो दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलो आगे हम बात कर ले। महाराष्ट्र में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन, महाराष्ट्र में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, खबर क्या है। यहां देखें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 जुलाई 2025 को मुंबई के दक्षिणी हिस्से में स्थित सिंदूर ब्रिज के उद्घाटन किया है, जिसे पहले कर्नाक ब्रिज कहा जाता था। क्या? कर्नाक ब्रिज कहा जाता था। पहले इसका नाम था कर्नाक ब्रिज, और अब इसे क्या कहा जाएगा? अब इसे सिंदूर ब्रिज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंदूर ब्रिज। परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में अवस्थित कर्नाक ब्रिज का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? सिंदूर ब्रिज रखा गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो ये 10 जुलाई 2025 को किया गया। यहां पर कुछ पॉइंट और भी हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो यह पुल अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को सम्मानित करता है। कर्नाक ब्रिज का निर्माण कब किया गया था? तो 1868 में हुआ था, और इसका नाम सर जेम्स रेवेट कर्नाक के नाम पर रखा गया था, जो 1839 से 1841 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। यानी कि बंबई प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर जेम्स रिवेट कर्नाक के नाम पर इस ब्रिज का नाम कर्नाक ब्रिज रखा गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 1868 में। और ये जो जेम्स कर्नाक थे ये कब से कब तक बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे? तो ये 1839 से लेकर 1841 तक। ठीक है, चलो आगे देखें। एमसीसी में सचिन तेंदुलकर की एक विशेष पेंटिंग का अनावरण किया गया है। जो एमसीसी है वहां पर सचिन तेंदुलकर की एक विशेष पेंटिंग का अनावरण किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। 10 जुलाई 2025 को इंग्लैंड और भारत के बीच तीसरे टेस्ट मैच से पहले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्थित मेरिलबोन, ठीक है, मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब म्यूजियम में भारतीय क्रिकेटर दिग्गज सचिन तेंदुलकर की एक विशेष पेंटिंग का अनावरण किया गया है। यह है वो पेंटिंग, यहां पर आप देख सकते हैं। और इस पेंटिंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ब्रिटिश कलाकार हैं स्टुअर्ट पियर्सन। क्या नाम है इनका?
स्टुअर्ट पियर्सन राइट, इनके द्वारा इस पेंटिंग का बनाया गया। ये है स्टुअर्ट पियर्सन राइट। याद रख सकते हैं कि मेरे एमसीसी में जो सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग है उसको किसने बनाया है, तो स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने बनाया है। यहां बात कर ले, सचिन तेंदुलकर एमसीसी संग्रह में शामिल होने वाले पांचवें, ठीक है, पांचवें भारतीय क्रिकेटर है। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार इनका यहां पर, केवल पहले यही है, सचिन तेंदुलकर ही है, सचिन तेंदुलकर ही है कि जिनका यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, ठीक है, ये पहले नहीं है। यहाँ देखा जाए पांचवें भारतीय क्रिकेटर हैं। चर्चा कर लें, उनसे पहले कपिल देव, बिशन सिंह बेदी और दिलीप वेंगसरकर जैसे महान खिलाड़ी यहाँ पर, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं, पांचवें खिलाड़ी ये हैं। और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया पेंटिंग का, स्टुअर्ट पियर्सन राइट के द्वारा एमसीसी में सचिन तेंदुलकर की फोटो लगाई गई है, ठीक। तो देखा जाए आज के जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें थी, 10-11 खबरों को हमने अपनी इस क्लास में चर्चा की। अब कुछ प्रश्न है आपके लिए, उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और प्रश्न सारे कथन वाले हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर, अब वैसा ही प्रश्न आपसे डेली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। कथन 1 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा कथन है कि 2025 में इसका विषय था empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world, ठीक है। ये इसका थीम बताया है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए तैयार हो गया है। वह यूरोजोन का 20वां सदस्य बन जाएगा। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है, मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को चिंथा रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। दूसरा कथन कह रहा है उन्हें 2022 में सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। सवाल संख्या 3 यहां पर देखा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, SMOSS मच्छरों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक AI पावर्ड सिस्टम है, ठीक है। आगे देखें कथन 2 क्या कह रहा है, यह सिस्टम मच्छरों की प्रजाति, संख्या, नमी और तापमान जैसी जानकारियां एकत्र करता है, ठीक है। अब सही विकल्प आपको बताना है। केवल कथन एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। और यहां पर देखा जाए आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत सरकार ने 6 जुलाई 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती स्मारक डाक टिकट जारी किया। वह स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य मंत्री थे। अब आपको बताना है कौन सा सत्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर जो पंजाब सरकार की, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, यह योजना 15 अगस्त 2025 को लागू होगी। दूसरा कथन है इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज मिलेगा। अब आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ठीक है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये दिल्ली सरकार की जो स्मार्ट कार्ड योजना है उसके बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह 2 अक्टूबर 2025 को लागू होगी। दूसरा कह रहा है यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत जारी किया जाएगा। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन 10 जुलाई 2025 को हुआ। यह पुल पहले करनाक ब्रिज के नाम से जाना जाता था। केवल एक सत्य है, दो सत्य है, दोनों सत्य है या दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखा जाए तो 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग का अनावरण 10 जुलाई 2025 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। दूसरा कह रहा है यह पेंटिंग ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट पियर्सन राइट के द्वारा बनाई गई है। अब आपको बताना है कौन सा सही है।
केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज आपसे पूछे हैं 8 सवाल और इन 8 सवालों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये एक सवाल वैसे ही जैसे आपके यूपीपीसीएस प्री 2024 में अधिकतर सवाल पूछे गए थे, उन्हीं प्रकार को देखा जाए ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सवाल डिजाइन किया गया है और इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत से लोगों का प्रश्न भी रहता है कि सर सवालों की संख्या 5 मत रखा करिए। 5 नहीं रखेंगे हम, सवालों की संख्या 10, 20, 50 भी रख सकते हैं, लेकिन आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करें तब। आप जवाब नहीं देते तो सवालों की संख्या हो जाती है कम, जवाब देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो सवालों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करती हैं, जैसा आपका रिस्पॉन्स वैसा ही हम भी उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐप पर भी आप फीडबैक लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगता है वो ऐप पर फीडबैक लिख सकते हैं अपना। ऐप की जो रेटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे भी जाके आप रेटिंग कर सकते हैं जो लोग ऐप पर देख रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ क्लास यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।